नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आइए हम लोग फिर से आज से स्टार्ट करते हैं सेशन को। और आज से हम लोग भारत के भूगोल को पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। और भारत के भूगोल में एकदम पहला टॉपिक से ही हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और पहला टॉपिक में ही भारत एक सामान्य परिचय के बारे में। तो बात करें सबसे पहले कि भारत के नामकरण के बारे में, कि भारत का जो नाम है वो नाम क्या क्या है और ये नाम कैसे कैसे पड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले ही हम देखें कि भारत को हम लोग एक तो कि भारत के नाम से जानते हैं, दूसरा इंडिया के नाम से भी जानते हैं, एक आर्यावर्त के नाम से भी जानते हैं, और हिंदुस्तान के नाम से भी जानते हैं, और जम्बू द्वीप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ही बात है कि भारत को हम लोग भारत किस संदर्भ में कहते हैं। तो एक जैन धर्म के ही है ना, जैन धर्म के ही पहले तीर्थंकर हुआ करते थे। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हुआ करते थे। नाम है ऋषभदेव, है ना, नाम ऋषभदेव। और कहा जाता है कि ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र यानी इन्हीं के बड़ा बेटा थे जिनका नाम था भरत। और इन्हीं भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। ठीक है, एक और संदर्भ में हम लोग देखें कि जब वायु पुराण का काल है तो उस वायु पुराण के काल में ही है ना कहा गया कि शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा है। ठीक है, और इधर देखें इंडिया की बात, तो एक इंडिया भी नाम है भारत का। ठीक है, तो इंडिया जब भारत में यूनानी लोग आए तो भारत में यूनानियों के द्वारा ही एक शब्द दिया गया था जिसे हम लोग इंडोई के नाम से जानते हैं, इंडोई। और इसी इंडोई शब्द से ही उत्पन्न हुआ है इंडिया। तो एक नाम हुआ भारत और दूसरा नाम है इंडिया। एक और बात करें कि जब भारत में, हमारे देश में जब खैबर दर्रा पार करके आर्य लोग आए तो आर्य लोग के द्वारा ही आर्यावर्त नाम रखा गया। और एक और बात है हिंदुस्तान, है ना, तो हिंदुस्तान जो है ना, फारसी इतिहासकार और एक अरबियन इतिहासकार, जब हमारे देश में फारसी और अरबियन इतिहासकार आए तो इन्हीं फारसी और अरबियन इतिहासकार के द्वारा ही एक शब्द दिया गया हिंद, है ना, शब्द दिया गया हिंद, या फिर इसी शब्द हिंद से ही इस देश का नाम बदल के कर दिया गया हिंदुस्तान। ठीक है, एक और है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप हम लोग भारत को इस संदर्भ में जानते हैं क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा यहाँ जामुन का वृक्ष होता था, और जामुन के वृक्ष होने के कारण ही इस देश को हम लोग जम्बू द्वीप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बहुत ही साधारण सा बात है कि अगर हम बात करें कि भारत एक सामान्य परिचय जो टॉपिक है, इसमें हम लोग पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। और इसमें सबसे पहले हम लोग इस बात को जान लें कि भारत के नामकरण की बात, कि जो भारत का नाम है वो कैसे कैसे पड़ा। तो भारत के हम लोग देख लें कि मुख्य 5 नामों से हम लोग जानते हैं। एक है भारत, इंडिया, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, जम्बू द्वीप, है ना। भारत, इंडिया, आर्यावर्त, हिंदुस्तान और जम्बू द्वीप के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। और पहला है भारत। तो भारत जो शब्द है ना, ये देश का नाम की बात करें कि देश का नाम भारत क्यों पड़ा, भारत कैसे पड़ा, तो सबसे पहला ही बात है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हुआ करते थे ऋषभदेव। और ऋषभदेव के बड़ा बेटा थे, ज्येष्ठ पुत्र थे जिनका नाम भरत था। और कहा जाता है कि इन्हीं भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। दूसरे संदर्भ में यह बात है कि भारत, वायु पुराण की हम बात करें तो वायु पुराण में सबसे पहली बार जिक्र किया गया है ना शकुंतला के बारे में और एक दुष्यंत के बारे में। और उन्हीं का एक पुत्र हुआ करते थे जिनका नाम था भरत, और कहा गया कि उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। दूसरा है इंडिया। जब भारत में यूनानी लोग आए तो यूनानियों के द्वारा एक इंडोई शब्द दिया गया, है ना, इंडोई शब्द दिया गया, और इसी इंडोई शब्द से इस देश का नाम इंडिया पड़ा। और एक और है आर्यावर्त। जब हमारे देश में आर्य लोग आए तो आर्य लोग के द्वारा इस देश का नाम आर्यावर्त रखा गया। और एक हिंदुस्तान है ना, तो हिंदुस्तान की हम बात करें कि हिंदुस्तान नाम कैसे पड़ा, तो यहाँ फारसी और अरबियन की हम बात कर रहे हैं। जब फारसी और इतिहासकार जब इंडिया के बारे में लिखना स्टार्ट किए तो उनके द्वारा एक हिंद शब्द दिया गया, और इस हिंद से ही नाम रखा गया हिंदुस्तान। और एक जम्बू द्वीप, हम लोग देखें ना, जम्बू द्वीप, है ना, भारत में अधिक जामुन के वृक्ष होने के कारण इस देश का नाम जम्बू द्वीप पड़ा, और जम्बू द्वीप के नाम से भी हम लोग इसे जानते हैं। ठीक है, तो इतना जो है मुख्य रूप से ये बात है कि भारत का जो है नामकरण कैसे कैसे हुआ। तो आइए हम लोग देखते हैं भारत की अवस्थिति को, कि भारत सबसे पहले स्थित कहाँ है ना। सबसे पहला तो बात है कि पूरे अगर हम वर्ल्ड के संदर्भ में देखें, तो पूरे विश्व के संदर्भ में कि भारत स्थित कहाँ है। ठीक है, तो हम अगर इस ग्लोब की बात करें तो इस ग्लोब में हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है ना, ये किधर स्थित है ना।
इधर हो गया हमारा ऊपर पूरा ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है इसे हम लोग उत्तरी अक्षांश में रखते हैं, और इधर जो हिस्सा दिख रहा है ये हमारा पूर्वी अक्षांश में हो गया। जैसे हम बात करें कि अगर इस ग्लोब को अगर दो भागों में विभाजित करें तो एक इस तरह से होगा और एक जो भाग है इसका आधा इस तरफ से हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाला अगर हम बात करें तो ये हो गया हमारा कौन सा, तो ये हो गया हमारा उत्तरी गोलार्ध, ये हो गया हमारा उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाला के देखिएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो अगर भारत की हम बात करें तो ये जो भारत है ये अब हमारा हो गया जीरो लाइन, ये हो गया जीरो लाइन, या इसी जीरो लाइन को हम लोग विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, है ना। जीरो लाइन या विषुवत रेखा, ठीक है। तो जीरो लाइन या विषुवत रेखा से ऊपर की अगर हम बात करें तो इस जीरो लाइन या विषुवत रेखा से जो ऊपर दिख रहा है इसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध में रख रहे हैं, है ना। और जो जीरो लाइन या विषुवत रेखा से जो नीचे का हिस्सा ये वाला हमको दिख रहा है इसको हम लोग दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, है ना। तो अगर भारत की अवस्थिति की बात करें पूरा वर्ल्ड के सापेक्ष में तो यह पूरा दुनिया यानी विश्व के सापेक्ष में उत्तरी गोलार्ध में स्थित हुआ। अगर इसी ग्लोब को हम लोग इस तरह से ना काट कर इस तरह से विभाजित ना करके अगर हम लोग इधर से विभाजित करें, इस साइड से अगर हम लोग विभाजित करें तो भारत पूर्ण रूप से ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित होगा, है ना। इधर हो गया हमारा कौन सा, तो पूर्वी गोलार्ध, और इधर हो गया कौन सा, तो इधर हो गया पश्चिमी गोलार्ध। तो भारत की अगर पूर्ण स्थिति की बात करें तो भारत उत्तर और पूरब, है ना। अगर इधर देखिएगा तो उत्तर की ओर और इधर देखिएगा तो पूरब की ओर, तो भारत जो है विषुवत रेखा से ऊपर और उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो भारत के पूर्ण जो स्थिति की बात करें यह कहाँ स्थित है, तो यह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। तो भारत जो है पूरे विश्व के सापेक्ष की बात करें तो उसका ग्लोब में जो स्थिति है वह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब इसी भारत को हम लोग यहाँ से निकाल कर अगर इधर की ओर लाते हैं तो हम लोग यहाँ पूरी अच्छी तरह से पूरे अच्छे तरीके से इसके बारे में एक एक पॉइंट के बारे में समझ पाएंगे, है ना। तो भारत को हम लोग इस ग्लोब से उत्तरी पूर्वी जो गोलार्ध में स्थित है यहाँ से हम लोग इधर ला रहे हैं, ठीक है। एक और बात देख लीजिए, यहाँ ही जान लीजिए, ये जो दिख रहा है भारत का जो नीचे पॉइंट है, नीचे जो निचला हिस्सा और नीचे से विषुवत रेखा, है ना। तो भारत के सबसे निचली छोर जो हम ग्रेट निकोबार की बात करते हैं तो वहाँ से लेकर विषुवत रेखा तक डिस्टेंस 876 किलोमीटर का है, 876 किलोमीटर का है। चूँकि हम लोग यहाँ पूरा विस्तार से समझेंगे, है ना। तो अगर हम यहाँ भारत की बात करें तो भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि वैसा कौन सा पॉइंट है जो भारत के सबसे उत्तर में है ना, जो भारत के सबसे उत्तर में है। तो भारत के सबसे उत्तर में जो स्थित पॉइंट दिख रहा है इसको हम लोग इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं, इसे हम लोग इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं, ठीक है। यह भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट है, भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट। एक और बात देख लें, डायरेक्शन की हम लोग बात कर लें तो उत्तर ऊपर वाला फिगर में हम लोग देखते हैं कि मैप जब भी दर्शाना होता है तो मैप का जो ऊपरी हिस्सा होता है वह उत्तर कहलाता है। तो ये वाला ऊपर का हिस्सा हो गया उत्तर और नीचे वाला हो गया दक्षिण और इधर हो जाएगा पूरब और इधर वाला हिस्सा हो जाएगा पश्चिम, है ना। उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। तो भारत के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत अगर उत्तर की बात करें तो भारत का सबसे उत्तरी सीमा या उत्तर में स्थित वह बिंदु कौन है ना, जो सबसे भारत का अंतिम छोर है, ठीक है। तो भारत के सबसे उत्तर में इंदिरा कॉल है ना। जगह का नाम क्या, इंदिरा कॉल। और यह इंदिरा कॉल अगर वर्तमान की स्थिति की बात करें तो यह भारत में ना होकर यह पीओके में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो यह पीओके में स्थित है, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि जब हम बात कर रहे थे कि भारत में उत्तरी पॉइंट है ना, तो भारत में उत्तरी पॉइंट तो नहीं, भारत का उत्तरी पॉइंट हुआ, है ना। हालांकि पीओके अभी
भारत में तो नहीं है। अगर भारत में पीओके होता तो हम लोग बोलते कि भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट या भारत में सबसे उत्तरी पॉइंट इंदिरा कॉल है। परंतु भारत में न होने के कारण हम लोग देख लें कि भारत अगर में पूछ दिया कि भारत में सबसे उत्तरी पॉइंट कौन है, तो भारत में सबसे उत्तरी पॉइंट जिसका नाम है NJ9842, NJ9842, ठीक है। तो NJ9842 जो है भारत में सबसे उत्तरी पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद देखें कि भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु की बात कर लें, है ना। तो भारत का जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है वो यहाँ गुजरेगा, यहाँ स्थित रहेगा। और भारत के जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है इसे हम लोग कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं, इसे हम लोग कन्याकुमारी, या इसी को हम लोग केप केमोरिन के भी नाम से भी जानते हैं, केप केमोरिन के नाम से जानते हैं। या तो इसे हम लोग कन्याकुमारी कहेंगे या इसी को हम लोग केप केमोरिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक और बात देख लीजिए, ये कन्याकुमारी की हम बात करें तो यह भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी पॉइंट है, भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी पॉइंट है। एक और बात इधर से हम लोग देखें कि यहाँ पर ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात कीजिएगा तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे अंतिम जो द्वीप है उसे हम लोग ग्रेट निकोबार के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा हो गया ग्रेट निकोबार द्वीप समूह। तो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में ही एक सबसे अंतिम पॉइंट है, इसको हम लोग पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, है ना। इसे हम लोग पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। या तो हम लोग पिग्मेलियन पॉइंट कहें या फिर इंदिरा पॉइंट कहें। तो फिर से हम लोग इस बात को देखेंगे कि भारत का जो सबसे उत्तरी पॉइंट है, तो भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट इंदिरा कॉल है। लेकिन भारत में सबसे उत्तरी पॉइंट की बात करेगा तो भारत में सबसे उत्तरी पॉइंट NJ9842 है। अगर बात करें कि भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन है, तो भारत के मुख्य भूमि में स्थित सबसे दक्षिणी पॉइंट कन्याकुमारी या केप केमोरिन है। लेकिन अगर यही सवाल ये आ जाए कि बताइए कि भारत के सबसे अंतिम में या सबसे दक्षिण में स्थित पॉइंट का नाम क्या है, तो भारत के सबसे दक्षिण में स्थित पॉइंट ग्रेट निकोबार में है, जिसे हम लोग पिग्मेलियन पॉइंट या फिर इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। एक और बात जान ले कि ये जो केप केमोरिन की हम बात कर रहे हैं, केप किसे कहेंगे, है ना। तो जो भी भूमि है ना जो तीन ओर से इस तरह से जल से घिरा हो, वह भूभाग जो एक बड़ा भूभाग हो लेकिन वह तीन ओर से जल से घिरा हो, उस भूभाग को हम लोग केप के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसे हम लोग केप के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब देखें कि ये तो हुआ भारत के उत्तर में स्थित सबसे पॉइंट और एक हुआ भारत के सबसे दक्षिण में स्थित पॉइंट। लेकिन अगर यही बात ये आ जाए कि भारत के बताइए कि सबसे पूरब में स्थित पॉइंट का नाम क्या है, ठीक है। तो भारत में उसी तरह से एक पूरब में भी पॉइंट होना चाहिए और भारत में एक भारत में किधर, तो एक भारत में पश्चिम में भी स्थित पॉइंट होना चाहिए, है ना। तो भारत में एक तो हो गया कि सबसे उत्तर में पॉइंट और एक हो गया एक उत्तर में, एक दक्षिण में, एक पूरब में और एक पश्चिम में, है ना। एक किधर, तो एक पश्चिम में। तो भारत में एक पश्चिम में भी पॉइंट स्थित होना चाहिए, ठीक है। तो भारत का जो सबसे पूर्वी पॉइंट है, भारत का जो सबसे पूरब में स्थित बिंदु है, उस बिंदु को हम लोग किबिथू के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, नहीं किबिथू नहीं, सॉरी, इसे हम लोग वालांगू के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग वालांगू के नाम से जानते हैं, ठीक है, वालांगू के नाम से जानते हैं। और जो भारत का सबसे पश्चिमी में स्थित पॉइंट है, भारत के सबसे जो पश्चिम में स्थित बिंदु है, इस बिंदु को हम लोग गोर मोत्ता के नाम से जानते हैं, गोर माता, है ना, गोर माता, या फिर इसी को हम लोग गुहार मोती के नाम से जानते हैं, गुहार मोत्ता, है ना, गोर माता या फिर गुहार मोत्ता के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक और बात देख लीजिए, जो भारत में सबसे पूरब में स्थित पॉइंट है जिसे हम लोग वालांगू कह रहे हैं, यहाँ ही सबसे पहले भारत में सूर्योदय होता है ना, क्योंकि सबसे पूरब में स्थित पॉइंट है। और जब हमारे यहाँ सूरज पूरब से निकल रहे हैं तो हम लोग कह सकते हैं कि वालांगू ही वह जगह है जहाँ सबसे पहले देश में सूर्योदय होता है, ठीक है। इसके साथ ही देख लीजिए कि हम लोग देख रहे थे कि भारत का जो सबसे उत्तरी पॉइंट इंदिरा कॉल है, उस इंदिरा कॉल से लेकर कन्याकुमारी तक, है ना, उस इंदिरा कॉल से लेकर कन्याकुमारी तक जो डिस्टेंस की अगर हम बात करें, ये बताइए कि भारत में, है ना, उत्तर से लेकर दक्षिण तक
कुल कितना किलोमीटर में लंबाई है ना। भारत का जो विस्तार है उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितना किलोमीटर का है, ठीक है। तो ये जो पूरा किलोमीटर की बात करेंगे तो ये टोटल है कितना, तो ये है 3214 किलोमीटर का डिस्टेंस, 3214 किलोमीटर का डिस्टेंस। अगर यही सवाल ये आ जाए कि बताइए भारत में पश्चिम से लेकर पूरब तक, भारत में पश्चिम से लेकर पूरब तक कुल कितना डिस्टेंस है, कुल कितना किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस है कितना, तो ये है 2933 किलोमीटर का डिस्टेंस, 2933 किलोमीटर का डिस्टेंस, ठीक है। तो भारत में उत्तर से दक्षिण तक का टोटल विस्तार लंबाई में अगर बात करें तो 3214 किलोमीटर का है। भारत में अगर पूरब से लेकर पश्चिम तक लंबाई में विस्तार की बात करें तो यह 2933 किलोमीटर का है, ठीक है। उसके अलावा अगर और बात करें हम भारत के, अगर हम कुल क्षेत्रफल की बात करें कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, भारत के कुल क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का अगर कुल क्षेत्रफल की बात करें तो यह कुल क्षेत्रफल भारत का 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में है। कितना, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में है। अगर हम इस पूरे क्षेत्रफल को अगर विश्व के सापेक्ष में देखें कि भारत, बताइए कि पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो भारत पूरे विश्व के क्षेत्रफल का मात्र 2.4% है ना। पूरे विश्व के क्षेत्रफल का भारत के अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो यह पूरे विश्व के क्षेत्रफल का सिर्फ 2.4% ही है ना। इसी संदर्भ में देख लें कि भारत की अगर हम बात करें कि भारत की क्षेत्र जनसंख्या का, है ना, जनसंख्या का, तो जनसंख्या के मामले भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन गया है ना। अगर हम जनसंख्या के मामले में बात करें तो विश्व का प्रथम जनसंख्या वाला देश बन गया, वाला देश। और इसी देश के बारे में ये भी एक लाइन बात करें कि बताइए कि जो पूरा विश्व का जो जनसंख्या है वह, अगर भारत की जनसंख्या के बारे में अगर बात करें कि भारत की जो जनसंख्या है वह पूरे विश्व के जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है, कुल कितना प्रतिशत जो है भारत में लोग निवास करते हैं पूरे विश्व के जनसंख्या के सापेक्ष, है ना। तो पूरे विश्व के जनसंख्या के सापेक्ष भारत में 17.5% लोग निवास करते हैं। कितना, 17.5% लोग निवास करते हैं पूरे विश्व के जनसंख्या का। हम देख रहे हैं कि भारत जो है पूरे विश्व का नंबर 1 जनसंख्या वाला देश बन गया। और इस जनसंख्या को बढ़ाने में भारत का कोई योगदान नहीं है, बल्कि भारत में रहने वाले युवाओं का योगदान है। भारत में जितना भी युवा रह रहे हैं सब के सब T20 खेले जा रहे हैं, T20 खेले जा रहे हैं। भाई बस करो, अब भारत का जनसंख्या सबसे अधिक हो गया है, अब इस पर कंट्रोल लगाने की आवश्यकता है। और हम लोग देख रहे हैं कि पूरे विश्व के जनसंख्या में पूरे विश्व में प्रथम स्थान जो है अब भारत का हो गया है। पूरे विश्व की आबादी का 17.5% लोग भारत में निवास करते हैं, ठीक है। उसके अलावा अन्य हम बात करें जनसंख्या के अलावा, हम लोग देख रहे हैं कि अगर यहाँ से ही बात करें कि जो भारत का तट के बारे में, कि भारत का जो है कुल स्थलीय तट है ना, भारत का कुल तटीय सीमा है ना, भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई की बात करें तो तट पहले हम लोग देख लें कि यहाँ से जो गुजरात वाला हिस्सा दिख रहा है ना, गुजरात वाला हिस्सा जो दिख रहा है, तो ये गुजरात वाला हिस्सा। इसके बाद गुजरात के बाद हम लोग देखेंगे इसी में महाराष्ट्र वाला हिस्सा है ना, महाराष्ट्र वाला हिस्सा। फिर उसके बाद कर्नाटक का हिस्सा, और नीचे देख लेंगे हम लोग केरल का हिस्सा, ठीक है। और यहाँ पर ही एक देश, एक राज्य गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच एक छोटा सा राज्य गोवा। तो हम लोग देख ले कि जो भारत में हम लोग देख रहे हैं कि कुल कितना ऐसा राज्य है जो तटीय सीमा साझा करता है ना। एक तमिलनाडु इधर से रहेगा, एक इधर से आंध्र प्रदेश, फिर इधर से देख ले हम लोग तो उड़ीसा, और इधर से एक पश्चिम बंगाल है ना, एक पश्चिम बंगाल। तो भारत में कुल 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं। एक हो गया गुजरात, दूसरा हो गया महाराष्ट्र, तीसरा हो गया कर्नाटक, चौथा हो गया गोवा, पाँचवा हो गया केरल, छठा हो गया तमिलनाडु, सातवां हो गया आंध्र प्रदेश, आठवां हो गया उड़ीसा, नवां हो गया पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो कुल 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं। हम लोग देख लें कि इधर की अगर बात करें तो इधर अरब सागर स्थित है, है ना, इधर अरब सागर स्थित है। और इधर के हिस्सा में बंगाल की खाड़ी स्थित है ना। इधर कौन सा,
तो इधर बंगाल की खाड़ी, ठीक है। और नीचे की बात कीजिएगा तो नीचे हिंद महासागर स्थित है। हम लोग देख रहे हैं कि भारत जो है, भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है उसे हम लोग प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं, है ना। और प्रायद्वीप होने का मतलब है कि भारत का जो निचला हिस्सा है यह तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इधर अरब सागर स्थित है, इधर की हम बात करें तो इधर बंगाल की खाड़ी है और नीचे हिंद महासागर है, ठीक है। तीन ओर से घिरा हुआ क्षेत्र है भारत का, जो समुद्रों से घिरा हुआ है। और इस समुद्रों से घिरे होने के कारण भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। उन 9 राज्यों की अगर बात करें तो एक है गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, कर्नाटक, फिर केरल और एक छोटा सा राज्य गोवा। इधर पूर्वी तट की हम बात करें तो एक तमिलनाडु और एक हो गया आंध्र प्रदेश, एक उड़ीसा और एक पश्चिम बंगाल। ये जो इधर के हिस्से दिख रहे हैं इसे हम लोग पश्चिमी तट के नाम से जानते हैं। और इधर के जो हिस्सा दिख रहा है ना, इसे हम लोग पूर्वी तट के नाम से जानते हैं। तो पश्चिमी तट में कुल 5 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र के साथ सीमा साझा कर रहे हैं और पूर्वी तट में 4 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर 9 ऐसे राज्य हैं भारत के जो समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो उसी में अगर बात करें कि बताइए कि जो समुद्र के साथ जो सीमा साझा हो रहा है उसमें भारत का तटीय लंबाई कुल कितना है ना, कुल कितना किलोमीटर में तट का लंबाई फैला हुआ है। तो तट की अगर हम बात करें तो यह गोवा से स्टार्ट होकर इधर कन्याकुमारी तक और इधर कन्याकुमारी से इधर पश्चिम बंगाल तक जो हिस्सा समुद्र से लगते हैं उसका कुल लंबाई, है ना, कुल लंबाई समुद्र तटीय प्लस द्वीपीय की भी हम लोग बात कर ले रहे हैं, द्वीपीय, हैं। चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि इधर बंगाल की खाड़ी और इधर बंगाल की खाड़ी के अलावा इधर लक्षद्वीप समूह। तो एक तो हो गया कि भारत के जो तट है वो, और एक हो गया जो द्वीप है उसके तट की लंबाई। तो दोनों की अगर हम तटीय लंबाई की बात करें तो यह कितना है, तो यह 7516.6 किलोमीटर है, 7516.6 किलोमीटर है ना, 7516.6 किलोमीटर है, ठीक है। किसकी हम बात कर रहे हैं, तो एक तट की लंबाई की और साथ ही साथ द्वीप की लंबाई को भी हम लोग जोड़ दिए हैं, ठीक है। अगर सिर्फ भारत के तटीय लंबाई की बात करेगा तो भारत का सिर्फ तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है, 6100 किलोमीटर में फैला हुआ है। उसके अलावा अगर बात करें कि भारत में अगर हम स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें तो जो भारत का जो स्थलीय सीमा ये सब दिख रहा है ऊपर का हिस्सा, चाहे ये गुजरात का हिस्सा हो, चाहे राजस्थान का हिस्सा हो, पंजाब का हिस्सा हो, या फिर जम्मू कश्मीर, इधर लद्दाख या हिमाचल प्रदेश, है ना, इधर उत्तराखंड या सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश, ये जो देश है, ये जो राज्य हैं जो अन्य देशों के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, अगर पूरे स्थल सीमा की लंबाई की बात कीजिएगा तो स्थल सीमा की लंबाई जो है 15,106.7 किलोमीटर है ना। स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें, स्थलीय सीमा की लंबाई, तो स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वह 15,106.7 किलोमीटर है, 15,106.7 किलोमीटर। कहीं कहीं अन्य संदर्भ में इसी 15,106.7 को 15,200 किलोमीटर मान लिया गया है ना, 15,200 किलोमीटर मान लिया गया है। तो हम लोग देख रहे थे सिर्फ इसके तट के बारे में, ठीक है, कि भारत जो है 2 और बचा हुआ है, इधर पश्चिमी तट के नाम से जानते हैं, इधर का जो हिस्सा है इसे हम लोग पूर्वी तट के नाम से जानते हैं। और पश्चिमी तट में 5 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं और पूर्वी तट में 4 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं। और कुल मिलाकर देखें तो टोटल 9 ऐसे राज्य हैं भारत के जो समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है, कुल 9 ऐसे राज्य। और इसी में हम लोग देख रहे थे कि तट की लंबाई, तो भारत में जो गुजरात से लेकर कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से लेकर पश्चिम बंगाल, जो पश्चिमी और पूर्वी तट दिख रहा है, उस पश्चिमी और पूर्वी तट के अलावा अगर द्वीपीय तट की लंबाई को भी मिला दें तो कुल लंबाई कितना हो जाता है, तो कुल तटीय लंबाई 7516.6 किलोमीटर का हो जाता है। अगर हम सिर्फ स्थलीय सीमा की लंबाई की बात करें तो स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,106.7 किलोमीटर, या इसी को हम लोग अन्य संदर्भ में कहीं कहीं 15,200 किलोमीटर के से भी जानते हैं, 15,200 किलोमीटर से भी जानते हैं, ठीक है। तो देखिए फिर से हम बात कर रहे थे कि भारत को जब हम लोग गोलार्ध से, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध से, है ना, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध से निकालें और इधर हम देख रहे हैं तो इधर उत्तर में हम लोग देख रहे थे कि भारत का सबसे उत्तरी पॉइंट कौन, तो इंदिरा कौल है। और भारत के सबसे दक्षिण में यानी मुख्य भूमि के दक्षिण में स्थित पॉइंट कन्याकुमारी या केप केमोरिन है ना। तो
यहाँ से अगर बात करें कि भारत अगर अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार के बारे में अगर बात करें कि बताइए भारत का सबसे जो अक्षांश उत्तरी अक्षांश और इधर से उत्तरी अक्षांश यानी कि कितना से कितना डिग्री मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच भारत अवस्थित है, भारत स्थित है ना। तो नीचे देखिएगा तो भारत आपको 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर भारत आपको 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच मिलता है ना। कहाँ? तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच अवस्थित है ना। 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच अवस्थित है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ भारत का अगर सबसे दक्षिणी पॉइंट की बात करें तो वो हमारा था क्या? तो वो हमारा था इंदिरा पॉइंट, है ना। कौन सा जी पॉइंट? तो इंदिरा पॉइंट, या इसी को हम लोग पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जान रहे थे, है ना। अगर पिग्मेलियन पॉइंट से अगर नीचे अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो यह 6 डिग्री 45 मिनट से स्थित है ना। 6 डिग्री 45 मिनट से है ना। तो हम बात करें कि बताइए कि भारत जो है कितना डिग्री उत्तरी अक्षांश से कितना डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच फैला हुआ है, स्थित है या अवस्थित है। तो भारत जो है 6 डिग्री, है ना, सबसे दक्षिण की बात करें जहाँ से ग्रेट निकोबार, जहाँ से इंदिरा कॉल पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, अगर इंदिरा पॉइंट से लेकर चलें तो इंदिरा पॉइंट से 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश के बीच भारत स्थित है ना। 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच भारत स्थित है, ठीक है। अगर भारत के मुख्य भूमि की बात करें तो भारत के मुख्य भूमि में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट के बीच में भारत स्थित है। अगर इसी के संदर्भ में अगर यहाँ देखें तो इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो कितना डिग्री से कितना डिग्री देशांतर के बीच, कितना से कितना देशांतर के बीच भारत अवस्थित है ना। तो इधर है 68 डिग्री, इधर 68 डिग्री 6 मिनट से लेकर, है ना, 68 डिग्री 6 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट के बीच भारत अवस्थित है। 97 डिग्री 25 मिनट, है ना। तो यानी कि भारत जो है 68 डिग्री 6 मिनट 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच भारत अवस्थित है। हमेशा जो है यह संदर्भ पूर्वी ही क्यों होगा और यह संदर्भ जो है उत्तरी ही क्यों होगा? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि भारत पूरा का पूरा अगर सिर्फ उत्तरी गोलार्ध की हम बात करें तो उत्तर में अवस्थित है। इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि अगर उत्तरी अक्षांश की हम सिर्फ बात कर रहे हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है, या फिर यूँ कहें कि 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर, है ना, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। अगर हम देशांतर की बात करें तो भारत 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। क्योंकि पूर्वी देशांतर में हम लोग देख रहे थे कि भारत की अवस्थिति अगर पूरे अगर विश्व के संदर्भ में करें तो या तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में ही स्थित है ना, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में ही स्थित है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लें तो भारत की अगर हम बात करें कि इसके अलावा कि भारत के बीचों बीच से एक रेखा गुजरता है जिसे हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। भारत के बीचों बीच एक रेखा गुजरता है जिस रेखा को हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस कर्क रेखा की अगर हम बात करें तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है। सबसे पहले तो ये बात जान लें, 23.5 डिग्री रेखा जो बीचों बीच होकर भारत से गुजर रहा है, यानी भारत के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा की बात करें तो उसे हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग किस नाम से जानेंगे जी? इसे हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और ये जो कर्क रेखा है भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। 8 राज्य कौन कौन? तो एक राज्य हो गया गुजरात के अलावा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड, पश्चिम बंगाल और एक त्रिपुरा और एक मिजोरम, है ना। फिर से देखें, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, उसके बाद छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, टोटल 8 ऐसे राज्य हैं जिससे होकर कर्क रेखा गुजरता है, ठीक है। 8 ऐसे राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरता है, ठीक है। एक हो गया हमारा गुजरात हो गया, एक हो गया राजस्थान राज्य, है ना, एक राजस्थान का हिस्सा हो गया,
फिर राजस्थान के अलावा हम देख ले तो मध्य प्रदेश का हिस्सा हो गया, है ना, मध्य प्रदेश का हिस्सा। मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़ का हिस्सा, छत्तीसगढ़ का हिस्सा, छत्तीसगढ़ से भी बीचों बीच होकर, छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड का हिस्सा, झारखंड का हिस्सा, झारखंड के बीचों बीच से होकर भी, और झारखंड के अलावा एक और इधर से राज्य हमारा पश्चिम बंगाल, है ना, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से, और इधर त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम हम लोग देख ले रहे थे। एक हमारा गुजरात, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 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 झारखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, एक त्रिपुरा, एक त्रिपुरा और एक मिजोरम, मिजोरम। तो कुल कितना राज्य? कुल 8 ऐसे राज्य हैं जिससे होकर कर्क रेखा गुजरता है। ठीक है, इधर से देखें फिर से एक बार, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, है ना, 4-4 के क्रम में हम लोग याद कर सकते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और एक उसके अलावा छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो कुल 8 ऐसे राज्य हैं जो, कुल 8 ऐसे राज्य हैं जिसके बीचों बीच है कर्क रेखा गुजरता है ना, जो जिसके बीचों बीच कर्क रेखा गुजरता है। ठीक है, उसके अलावा देखें कि यहाँ से ही एक रेखा गुजरता है ऊपर से, जिसे हम लोग मानक समय रेखा के नाम से जानते हैं। और जो मानक समय रेखा है ना, मानक समय रेखा है वह ग्रीनविच से तय किया जाता है। ठीक है, ग्रीनविच से तय किया जाता है। हम लोग देख लें कि भारत, अगर हम पूरे अगर हम देशांतर से अगर जीरो लाइन या विषुवत रेखा से अगर चलें तो इधर हो गया हमारा विषुवत रेखा, है ना, विषुवत रेखा। और ये हमारा इस तरह से बात करें तो भारत उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ये हमारा विषुवत रेखा हुआ। और विषुवत रेखा से हम बात करें, है ना, या फिर जीरो लाइन की बात कर रहे थे, जो जीरो लाइन देशांतर है, जो जीरो लाइन देशांतर है, उस जीरो लाइन देशांतर से भारत का जो समय रेखा है उसे हम लोग कैसे मापते हैं? तो भारत का जो समय रेखा है जीरो लाइन से लेकर कितना तक, ये जो लाइन यहाँ से गुजर रहा है, इसी को हम लोग मानक समय रेखा के नाम से जान रहे हैं ना। और मानक समय रेखा जो है, जो ग्रीनविच रेखा है, उससे 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, 5.5 घंटा आगे है। एक और बात जाने कि जो 5.5 घंटा आगे है, और यहाँ से हम लोग देख रहे थे कि भारत का स्थिति जो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट के बीच स्थित था, उसमें जो समय डिस्टेंस की बात करें या दूरी की बात करें तो इसमें 2 घंटे का समय अंतराल होता है। ठीक है, और 2 घंटे का समय अंतराल होने से हम लोग देख सकते हैं कि भारत में समय अवधि जो है अलग अलग नहीं है। भारत में एक ही समय अवधि रखा गया ताकि भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं, चाहे वो किसी भी राज्य में रहते हों, उनको असुविधा ना हो। और इसीलिए एक ही टाइम जोन के अनुसार हम लोग चलते हैं, जो ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है ना। और इसी लाइन को हम लोग है ना, इसी लाइन को हम लोग 82.5 डिग्री के नाम से भी जानते हैं, 82.5 डिग्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री स्थित है, यह हमारे यहाँ समय निर्धारण का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा देख लें कि जो मानक समय रेखा है वह भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो मानक समय रेखा भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरता है। और उन 5 राज्यों की बात करें हम तो एक हमारा है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के अलावा उड़ीसा, और उड़ीसा के अलावा फिर हमारा आंध्र प्रदेश, है ना। कुल 5 ऐसे राज्य, एक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और एक उड़ीसा और एक आंध्र प्रदेश, 5 ऐसे राज्य हैं जिससे होकर मानक समय रेखा गुजरता है। ठीक है, तो मानक समय रेखा कुल 5 राज्यों से गुजरा। इधर से देखें हम लोग कि कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से गुजरा। तो कहीं ना कहीं वह बिंदु होगा जहां कर्क रेखा और इधर से मानक समय रेखा दोनों एक दूसरे को कट कर रहा होगा। तो वह राज्य है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में ही मानक समय रेखा और इधर से कर्क रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है। और वह जगह है कौन सा? तो वह जगह है छत्तीसगढ़ का, वह जगह है छत्तीसगढ़ का सरगुजा। तो छत्तीसगढ़ के सरगुजा नामक स्थान पर कर्क रेखा और मानक समय रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। उसके अलावा देखें कि जो कर्क रेखा था, वह कर्क रेखा भारत के कुल कितने राजधानियों से होकर गुजरता है। तो एक तो कि झारखंड की राजधानी, है ना, एक तो कि झारखंड की राजधानी रांची से होकर गुजरता है ना, रांची से होकर गुजरता है। फिर गुजरात की अगर राजधानी की बात करें तो गुजरात के गांधीनगर की राजधानी, है ना, गुजरात की राजधानी गांधीनगर से भी होकर गुजरता है। तो एक झारखंड की रांची और एक गुजरात की राजधानी गांधीनगर, दोनों के बीचों बीच होकर कर्क रेखा गुजरता है। ठीक है, तो बात करें हम अगर अखंड भारत का,
तो हम लोग देखें कि पहले एक भारत है और भारत के साथ ही उस समय पाकिस्तान भी होता था जब बंटवारा नहीं हुआ था, और पाकिस्तान से पहले भी हमारा अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करता था, इधर म्यांमार भी भारत का हिस्सा हुआ करता था, बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा हुआ करता था। और इसमें हम बात करें कि सबसे पहला जो अखंड भारत से जो बंटवारा हुआ, वो अखंड भारत से बंटवारा हुआ है सबसे पहले अफगानिस्तान का, है ना। सबसे पहले अखंड भारत से अफगानिस्तान बट गया, है ना। और यह अफगानिस्तान कब अलग हुआ, तो यह 1896 ईस्वी में भारत से अफगानिस्तान अलग हो गया। और जब भारत से अफगानिस्तान अलग हुआ तो यह डुरंड लाइन से अलग हुआ, है ना। एक रेखा खींच दिया गया जिस रेखा का नाम डुरंड रेखा है, और डुरंड रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच एक रेखा खींचा गया जिसे हम लोग डुरंड रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। भारत में जो दूसरा विभाजन है वह पाकिस्तान के रूप में हुआ, है ना। भारत में दूसरा विभाजन पाकिस्तान के रूप में हुआ, ठीक है, पाकिस्तान के रूप में हुआ। और जब 1947 ईस्वी में देश आज़ाद हुआ तो दो अधिराज्य बने, एक भारत और एक पाकिस्तान, है ना, एक भारत और एक पाकिस्तान, ठीक है। तो जब डुरंड रेखा खींचा गया था पहले, जब पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, उससे पहले जो डुरंड रेखा है यह भारत एवं अफगानिस्तान के बीच हुआ करता था। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा खींचा गया था कब, तो 1896 ईस्वी में। और जब यह डुरंड रेखा खींचा गया था तो यह भारत एवं अफगानिस्तान के बीच हुआ करता था, परंतु जब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तब अब यह जो डुरंड रेखा है, यह भारत और अफगानिस्तान के बीच ना होकर अब यह डुरंड रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच स्थित है ना। उसके बाद अगर हम बात करें कि भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान कब बटा जी, तो पाकिस्तान 1947 ईस्वी में अलग हो गया, है ना। जब देश आज़ाद हुआ तो देश आज़ादी के साथ दो अधिराज्य बने, एक भारत और एक पाकिस्तान। पाकिस्तान में इधर का हिस्सा जो देख रहे हैं, जिसे अभी वर्तमान में हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, बांग्लादेश भी पहले पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था, और पाकिस्तान दो और बटा था, एक इधर, एक जिसे हम लोग पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जानते थे, और एक इधर का हिस्सा जिसे हम लोग पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे, ठीक है। तो पाकिस्तान 1947 में दो हिस्सों में हुआ करता था, परंतु 1971 ईस्वी में पूर्वी पाकिस्तान को एक अलग देश घोषित कर दिया गया, एक अलग देश बना दिया गया, और इसी देश को हम लोग आज वर्तमान में बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। आज इसी देश को हम लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो एक हुआ हमारा पाकिस्तान, एक हो गया बांग्लादेश, ठीक है। उसके अलावा यहाँ देखिएगा तो एक देश है जिसे हम लोग नेपाल के नाम से जानते हैं, और यहाँ ही एक और देश है जिसे हम लोग भूटान के नाम से जानते हैं। और इधर का जो हिस्सा देख रहे हैं, इधर वाला देश, इसे हम लोग म्यांमार के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ऊपरी जो हिस्सा रहा है, ऊपर का जो हिस्सा रहा है, यह हिस्सा है हमारा चीन का। यह हिस्सा किसका? चीन का। और यहाँ ही एक और देश है जिसे हम लोग तिब्बत के नाम से जानते हैं, यह हो गया हमारा कौन सा देश? तो नेपाल हो गया। और ये हो गया हमारा कौन सा देश? तो ये हो गया भूटान, ठीक है। तो इन्हीं सब देशों को हम लोग भारत के पड़ोसी देश के रूप में भी जानते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें भारत के पड़ोसी देशों का, तो भारत के मुख्य पड़ोसी देश में एक हमारा पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, फिर हमारा चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, और एक और नीचे का हिस्सा जो समुद्र के साथ समुद्री सीमा लगाते हुए भारत के साथ जुड़ा हुआ है, जिसे हम लोग श्रीलंका के नाम से जानते हैं, जो श्रीलंका है ना, श्रीलंका, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि भारत के, बताइए कि कुल कितने ऐसे राष्ट्र हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, या जो भारत के पड़ोसी राष्ट्र हैं। तो भारत के अगर पड़ोसी राष्ट्र में देखिएगा तो एक हो गया हमारा पाकिस्तान, है ना। अगर नीचे से ही हम कल्पना करें तो इधर श्रीलंका, और श्रीलंका की इस साइड में एक और देश है जिसे हम लोग मालदीव के नाम से जानते हैं, मालदीव। तो एक हो गया मालदीव और श्रीलंका, मालदीव और श्रीलंका दो ऐसे देश हैं जो भारत के साथ जलीय सीमा साझा करते हैं। मालदीव और श्रीलंका का भारत के साथ कोई स्थलीय सीमा नहीं लगता। तो मालदीव और श्रीलंका भारत के दो ऐसे राष्ट्र हैं जो भारत के साथ जलीय सीमा साझा करते हैं। इसके अलावा देखें तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। उसके अलावा और देखें तो चीन हो गया, फिर नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये जितने भी राष्ट्र दिख रहे हैं ये सब भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं। तो अगर बात करें कि भारत
के साथ लगने वाला या भारत के साथ सीमा साझा करने वाला कुल कितना पड़ोसी राष्ट्र है, तो देख लीजिए, तो दो ऐसे राष्ट्र जो भारत के साथ जलीय सीमा साझा करते हैं, एक मालदीव और एक श्रीलंका। लेकिन अगर और मुख्य रूप से अगर बात करें कि भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं, तो उनमें नाम आएगा पहला पाकिस्तान, अफगानिस्तान, है ना। इस ओर हम देखें, इस ओर हम देखें, है ना, इस ओर देखें हम पश्चिम भारत के पश्चिम ओर देखें तो दो देश आते हैं, एक है हमारा पाकिस्तान, एक अफगानिस्तान। अगर ऊपर की ओर देखें तो एक हमारा है चीन, चीन के अलावा नेपाल है और नेपाल के अलावा भूटान है ना। चीन, नेपाल, भूटान, चीन, नेपाल, भूटान, तो 2 इधर और 3 इधर, 5 हुए। और दो देश इधर भी सीमा साझा करते हैं, एक है म्यांमार और एक है बांग्लादेश, एक म्यांमार और एक बांग्लादेश। तो देखिए, भारत के अगर पड़ोसी देशों की बात करें तो एक हो गया पाकिस्तान, दूसरा हो गया अफगानिस्तान, तीसरा हो गया चीन और चौथा हो गया नेपाल, पांचवा हो गया भूटान और छठा हो गया म्यांमार और 7वां हो गया बांग्लादेश। तो कुल 7 ऐसे पड़ोसी राष्ट्र हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं और 2 ऐसे राष्ट्र हैं जो भारत के साथ जलीय सीमा साझा करते हैं। तो भारत के अगर कुल पड़ोसी देशों की बात आए तो 9 ऐसे राष्ट्र हैं जो भारत के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। अगर इन सीमा की बात करें तो हम लोग पहले ही देखें कि जब भारत से अफगानिस्तान अलग हुआ 1896 ईस्वी में, तब यह डुरंड लाइन से अलग हुआ, है ना। तो बात है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सा लाइन है जो अलग करता है, तो उस लाइन को हम लोग डुरंड लाइन के नाम से जानते हैं, डुरंड रेखा के नाम से जानते हैं। हालांकि अब यह जो डुरंड रेखा है, जब यह खींचा गया था तो भारत और अफगानिस्तान को अलग करता था, परंतु यह अभी वर्तमान स्थिति में भारत के अलावा, है ना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करता है। उसके अलावा अगर बात करें पाकिस्तान और भारत के बीच, तो पाकिस्तान और भारत के बीच रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान को अलग करता है। साथ ही हम देखें कि चीन के बीच, तो चीन और भारत को अलग करने वाली रेखा को हम लोग मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं, है ना। तो इसको हम लोग लिख भी लेते हैं कि भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा को हम लोग रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं और भारत और चीन को अलग करने वाली रेखा को हम लोग मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं, मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और मैकमोहन रेखा के बारे में देखिएगा तो यह खींचा गया था 1914 ईस्वी में, यह खींचा गया था 1914 ईस्वी में, जो मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्य से लगता है। अगर बात करें कि मैकमोहन जो रेखा है वो भारत के किस राज्य के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है या अधिक लगता है, तो वह है अरुणाचल प्रदेश। उधर बात करें उसके बाद रेड क्लिफ रेखा का, तो यह रेड क्लिफ जो रेखा देख रहे हैं यह भारत और पाकिस्तान के बीच खींचा गया है, ठीक है। यह कब खींचा गया था, तो यह खींचा गया था 1947 ईस्वी में, जब हमारा देश आज़ाद हुआ। तो भारत और पाकिस्तान जब 2 अधिराज्य में अलग हो गए, तभी रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच खींचा गया था, ठीक है। तो अब तक हम लोग देखें तब बात आएगी कि जब भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा को हम लोग रेड क्लिफ के नाम से जान रहे हैं, तो बताइए भारत और बांग्लादेश को अलग करने वाली रेखा को किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग जीरो लाइन के नाम से जानते हैं, जीरो लाइन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और या इसी को हम लोग रेड क्लिफ लाइन से भी जानते हैं, रेड क्लिफ, है ना। तो भारत और पाकिस्तान को या भारत और बांग्लादेश को अलग करने वाली जो रेखा है उस रेखा को हम लोग रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसे हम लोग रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। एक और बात यहाँ ही देख लेते हैं हम लोग कि जो भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा साझा हो रहा है, भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा साझा हो रहा है, वह सीमा सिर्फ और सिर्फ भारत के जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा से हो रहा है ना, भारत के जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा से हो रहा है। ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप लोग, यह इसका लंबाई की अगर बात करें तो मात्र 106 किलोमीटर का इसका दूरी है ना। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा साझा हो रहे हैं, है ना, वह डिस्टेंस कितने किलोमीटर का है, तो मात्र 106 किलोमीटर का सीमा साझा होता है भारत और अफगानिस्तान के बीच। दूसरा अगर हम बात करें कि भारत और चीन के बीच कुल कितना सीमा साझा होता है, कुल कितना किलोमीटर का, तो हम लोग देख रहे हैं कि भारत और जो पाकिस्तान के बीच जो सीमा साझा हो रहा है, भारत और पाकिस्तान, है ना, तो भारत और जो पाकिस्तान के बीच सीमा साझा हो रहा है जिसे हम रेड क्लिफ से अलग किए हैं, यह कुल कितना किलोमीटर सीमा साझा हो रहा है, तो यह हो रहा है 3323 किलोमीटर का, है ना, यह 3323 किलोमीटर का। उससे पहले देख ले कि भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे अधिक सीमा साझा होता है ना, भारत और बांग्लादेश के बीच सबसे अधिक सीमा लगता है। और इस सीमा की अगर हम लंबाई की बात करें तो यह कितना किलोमीटर, तो यह
भारत और बांग्लादेश के बीच यह 4096.6 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच 4096.6 किलोमीटर का सीमा साझा हो रहा है। उसके बाद हम देखें ये भारत और चीन के साथ, तो भारत और चीन के साथ कितना किलोमीटर का, तो ये 3488 किलोमीटर का सीमा साझा हो रहा है। और भारत और पाकिस्तान के बीच, तो भारत और पाकिस्तान के बीच 3323 किलोमीटर का सीमा साझा हो रहा है। और यहाँ भारत और नेपाल की बात कीजिएगा तो यह 1751 किलोमीटर का सीमा साझा होता है। और उसके बाद भारत और म्यांमार का बात कीजिएगा तो भारत और म्यांमार के बीच 1643 किलोमीटर का सीमा साझा होता है। और इसके अलावा हम लोग देखे थे अभी ही कि भारत और अगर अफगानिस्तान के बीच सीमा साझा की बात कीजिएगा तो सिर्फ और सिर्फ 106 किलोमीटर का ही सीमा साझा होता है। एक और छूट गया भारत और भूटान के बीच, तो भारत के और भूटान के बीच 699 किलोमीटर का सीमा साझा होता है। हम लोग को देखना है कि भारत और भूटान के बीच 699 रुपया का टॉप ऑफ रिचार्ज वाला सीमा साझा होता है ना। तो इधर देखिए फिर से हम लोग देख लें कि भारत के साथ जो सबसे लंबी सीमा साझा लगता है वो बांग्लादेश का लगता है। और कितना किलोमीटर का सीमा है, तो यह 4096.6 किलोमीटर का सीमा साझा होता है। दूसरा अगर हम बात करें तो भारत के साथ दूसरा सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश चीन है, जो 3488 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। और उसके अलावा भारत और पाकिस्तान के सीमा की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो 3323 किलोमीटर का सीमा साझा होता है। और उसके अलावा हम नेपाल के सीमा की बात करें तो भारत और नेपाल के बीच 1751 किलोमीटर का सीमा साझा होता है। और भारत और म्यांमार के बीच 1643 किलोमीटर का सीमा साझा होता है। और भारत और भूटान के बीच 699 किलोमीटर का सीमा साझा होता है। और जबकि बात करें भारत और अफगानिस्तान के बीच तो सिर्फ 106 किलोमीटर का सीमा साझा होता है। तो बताइए कि भारत किस पड़ोसी राष्ट्र के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है, तो वह देश है बांग्लादेश। और भारत किस राष्ट्र के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है, तो वह देश है अफगानिस्तान। बांग्लादेश के साथ भारत 4096.6 किलोमीटर का सीमा साझा करता है, जबकि भारत अफगानिस्तान के बीच ये मात्र 106 किलोमीटर का सीमा साझा करता है, जो सबसे कम सीमा हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग यहीं ही देख लेते हैं, इसी को हम लोग देख लेते हैं कि इधर हम देख रहे थे बांग्लादेश है ना, बांग्लादेश, उसके बाद चीन, बांग्लादेश के बाद चीन, बांग्लादेश के बाद चीन के बाद हम लोग देखें पाकिस्तान के बाद देख ले हम लोग नेपाल के बाद देखें हम लोग भूटान, नेपाल के बाद म्यांमार पहले है ना, म्यांमार के अलावा हम लोग देखें म्यांमार के बाद हम लोग देखें भूटान के बाद हम लोग देखें अफगानिस्तान। ठीक है, तो बांग्लादेश के साथ जो देख रहे हैं यह 4096.6 किलोमीटर का सीमा साझा हो रहा है। चीन के साथ देखें तो 3488 किलोमीटर का सीमा साझा हो रहा है। पाकिस्तान के साथ देखें तो 3323 किलोमीटर का सीमा साझा हो रहा है। नेपाल के साथ देखें तो भारत और नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर का सीमा साझा होता है। भारत और म्यांमार के बीच देखें तो 1643 किलोमीटर का सीमा साझा होता है। भारत और भूटान के बीच देखें तो भारत और भूटान के बीच कितना किलोमीटर का, तो भारत और भूटान के बीच 699 किलोमीटर का सीमा साझा होता है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच मात्र 106 किलोमीटर का सीमा साझा होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो है सीमा सबसे अधिक साझा होता है, सबसे अधिक सीमा लगता है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच सबसे कम सीमा साझा होता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे भारत का एक सामान्य परिचय। और भारत एक सामान्य परिचय में हम लोग अब तक यहाँ तक पढ़ें पड़ोसी राष्ट्रों तक, ये पड़ोसी राष्ट्र जो है कितना किलोमीटर का कौन कौन देश के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत में जो पड़ोसी राष्ट्र के अलावा अगर बात करें तो भारत में कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है। तो हम लोग देख ले कि भारत का राजस्थान राज्य जो क्षेत्रफल की दृष्टि से है ना सबसे बड़ा राज्य है। और इसके अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश है ना। बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो है सबसे पहले कौन जी, तो सबसे पहले है राज्य राजस्थान। भारत का राजस्थान पूरे भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल रखने वाला राज्य है। राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश के अलावा महाराष्ट्र
और महाराष्ट्र के अलावा अगर बात करें तो यूपी, उत्तर प्रदेश, है ना। तो भारत में हम लोग देख रहे थे कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। दूसरे नंबर पर सिक्किम है। तीसरे नंबर पर त्रिपुरा है। और चौथे नंबर पर कौन। तो चौथे नंबर पर नागालैंड है। ठीक है। तो 4 ऐसे राज्य जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा और क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा हम लोग देखे, है ना। तो क्षेत्रफल के फिर से हम लोग देख रहे हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य भारत का मध्य प्रदेश, तीसरा बड़ा राज्य महाराष्ट्र और चौथा उत्तर प्रदेश। अगर छोटा की बात करें तो भारत के सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है, उसके बाद सिक्किम है, उसके बाद त्रिपुरा है, उसके बाद नागालैंड है। इसी में हम लोग ये भी देख ले कि अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात आई ही है तो बताइए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है ना। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश देखिएगा तो वह अब हमारा लद्दाख हो चुका है ना। 2019 में जब जम्मू कश्मीर जो राज्य था उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रूप में, तो लद्दाख अभी वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप समूह है। उसके अलावा बात करें कि जनसंख्या की दृष्टि से बताइए, है ना। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। तो उत्तर प्रदेश, है ना। उत्तर प्रदेश भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य की बात करें तो हमारा सिक्किम है। ठीक है। और यही बात आज है कि अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से बताइए कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है ना। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप समूह है। ठीक है। तो यहाँ तक आज हम लोग देखे हैं। इसके अलावा हम लोग देखेंगे चैनल के बारे में, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, है ना। और सभी चैनल के बारे में हम लोग देखेंगे और इसी तरह से हम लोग आगे कक्षा को प्रतिदिन किया करेंगे। हमें उम्मीद है आपको यह सीरीज अच्छा लगा होगा और आज से हम लोग प्रतिदिन ज्योग्राफी पढ़ा करेंगे। और चूंकि शुरू से हम आज स्टार्ट किए हैं भारत एक सामान्य परिचय से ही, तो भारत एक सामान्य परिचय के अलावा भू आकृतिक प्रदेश, फिर भारत की मृदा, भारत की जलवायु और तमाम जो भारत की ज्योग्राफी में आते हैं सभी के बारे में हम लोग प्रतिदिन पढ़ा करेंगे, पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, है ना। तो आज यहाँ तक ही क्लास को रखते हैं। ठीक है।